नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। दोपहर के 3 बज गए हैं और वक्त हो गया है खबर विस्तार से में इस वक्त की 4 बड़ी खबरों का। 4 तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि क्या है 4 बड़ी खबरें। आज मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस है। देश के दिल में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो दूसरी खबर आपको नारायणपुर में हुए सुरक्षा बलों के सफल ऑपरेशन की बताएंगे और वहां से आई तस्वीरों पर भी चर्चा करेंगे, आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे विस्तार न्यूज की खबर के असर की। सागर से विस्तार न्यूज के खबर के असर की खबर आई है, उस पर बात करेंगे। और चौथी तस्वीर है प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर की। तो इस वक्त की 4 बड़ी खबरें जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि क्या है वो 4 तस्वीरें। तो बुलेटिन की तो शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं केदारनाथ से, जहां केदारनाथ में एक निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर की तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये लैंडिंग हेलीपैड से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुई है और हेलीकॉप्टर में 6 श्रद्धालु समेत 7 लोग सवार थे। सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर ने गुप्त काशी और सोनप्रयाग के बीच शेरसी हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आ गई। जानकारी मिलते ही पायलट ने हेलीकॉप्टर को केदारनाथ हेलीपैड से कुछ दूरी पर आपात स्थिति में उतार दिया है। तो केदारनाथ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर की तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और ये लैंडिंग हेलीपैड से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुई है। हेलीकॉप्टर में 6 श्रद्धालु समेत 7 लोग सवार थे और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो बाल बचे हैं यात्री इमरजेंसी लैंडिंग में। और इसके बाद अब खबरों का रुख करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। 4 जून को लोकसभा के नतीजे आने वाले हैं और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस का वॉर रूम तैयार है। रायपुर में 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस की सीधी नजर है। वॉर रूम से सीधा संपर्क में रहेंगे एजेंट और पल पल का वॉर रूम को एजेंट अपडेट देते रहेंगे। विवाद की स्थितियों पर वॉर रूम की रहेगी सीधी नजर। तो ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, क्योंकि 4 जून को लोकसभा के नतीजे आने वाले हैं और 11 लोकसभा सीटें जो छत्तीसगढ़ की, उस पर नजर रहेगी बीजेपी और कांग्रेस की। इसके लिए वॉर रूम तैयार कर लिया गया है राजधानी रायपुर में। 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस की सीधी नजर होगी और वॉर रूम से सीधा संपर्क में रहेंगे एजेंट। पल पल के अपडेट भी एजेंट देते रहेंगे। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और खासकर हमारे मतगणना एजेंट यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना का कार्य निष्पक्ष रूप से बिना किसी गड़बड़ी के हो और इस दिशा में हर आवश्यक कदम हमारे द्वारा उठाया जाएगा। पूरे तरह से कनेक्टेड रहेंगे। जो हमारे वहाँ पर अधिकारी के रूप में जो कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगे, जो वहाँ रहेंगे, वो सीधे जो है हर पल की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय वार रूम बना हुआ है, वहाँ पर उसकी पूरी जानकारी जो है, यहाँ तक कि पूरी 11 लोकसभा की जानकारी जो है पूरे प्रदेश कार्यालय से हम जोड़ कर रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ खोमन साहू रायपुर से लाइव जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। खोमन, यहाँ पर जो प्रभारी थे वॉर रूम के, बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रभारी बनाए गए, उनको सुना हमने और वो कह रहे हैं कि सीधे नजर होगी, जहां पर भी मतगणना हो रही है वहां पर सीधे नजर होगी। क्या कुछ तैयारी है दोनों पार्टियों की तरफ से? देखिए प्रतिज्ञा, 11 लोकसभा सीट है छत्तीसगढ़ में और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ में भी 11 लोकसभा सीट में रिजल्ट आने वाला है। उसको लेकर जो वार रूम तैयार किया गया, चाहे बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, दोनों ही वार रूम में 11 लोकसभा सीटों पे जो रिजल्ट सामने आएगा, जो पल पल का अपडेट आएगा, जो वार रूम में जो बैठे लोग हैं वो पूरे प्रदेश भर के 11 सीटों पर नजर रखेंगे कहीं कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। सीधा एजेंट जो है सीधा जानकारी अपडेट जो है वार रूम को देंगे। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि जब रिजल्ट आने वाला रहेंगे तो पल पल का अपडेट पार्टी स्तर पर जो उनके लोग हैं वो जहां भी गड़बड़ी की आशंका पार्टी को लगेगी, वहां बड़े नेताओं को तुरंत ही भेजा जाएगा ताकि वहां मामले को सुलझा लिया जाए, किसी तरह की गड़बड़ियां ना हो। तो यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों ने अपने वार रूम तैयार कर लिए हैं, अपने एजेंटों को तैयार कर लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में लोगों को जो प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि किसी तरीके की चूक 4 जून को ना हो और बेहतर तरीके से रिजल्ट आ सके। प्रतिज्ञा।
बिल्कुल खोमन, तो पार्टियों की तैयारी पूरी है, लेकिन 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि किसकी तैयारी कैसा रंग लाती है। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ के बाद अब आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी एक खबर बता दें, क्योंकि आज मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस है और ऐसे में पर्यटकों की संख्या में नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बना लिया है। साल 2023 में एमपी में देशी विदेशी 11 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंचे और पहली पसंद उज्जैन रहा। बाबा महाकाल के दर्शन और महाकाल लोक देखने के लिए सबसे ज्यादा 5 करोड़ 28 लाख लोग उज्जैन पहुंचे और इस साल भी अप्रैल और मई में करीब 45 लाख भक्त आ चुके हैं और मैहर, इंदौर, चित्रकूट और ओंकारेश्वर भी पसंदीदा जगह है और ये टॉप 5 में शामिल है। भोपाल 10वें नंबर पर रहा। ऐतिहासिक धरोहरों, गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, विविध वन्य जीवन एवं आध्यात्मिक अनुभव के लिए एमपी देश दुनिया के लोगों की पसंद बन रहा है और यही कारण है कि साल दर साल टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो आज मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में जो धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल है उनके विकास के लिए 1978 में राज्य पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया था और उसके बाद से लगातार ये कवायद रही मध्य प्रदेश सरकार की। बदलते वक्त के साथ सरकारें भी बदली, लेकिन कवायद हमेशा यही रही कि किस तरह पर्यटकों को यहाँ लाया जाए और जो इतिहास है मध्य प्रदेश का वो लोगों के दिलों पर अब राज करता हुआ नजर आ रहा है और अलग अलग तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें मध्य प्रदेश की लोगों को लुभा रही। पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस बार जनवरी से लेकर अभी तक 11 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में आए हैं। यह चीता स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश निरंतर उन्नति और प्रगति कर रहा है। आप सभी को पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आज तो मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस है, इस पर आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और इससे पहले लेकिन हमने छत्तीसगढ़ की बात की थी, तो एक बार फिर आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कई मुद्दों पर जमकर सियासत हुई। अभी तो वॉर रूम तैयार है कांग्रेस और बीजेपी का वहां पर 4 जून के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जिन मुद्दों पर सियासत हुई और उस दौरान कई मुद्दे रहे और इनमें एक मुद्दा जातिवाद का भी था, जिसके चलते छत्तीसगढ़ की सियासत भी अब गर्मा गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि अब जातीय प्रमाण पत्रों की जांच हो, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा कि जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि विगत वर्षों में 3, 4, 5 वर्षों में ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी ओबीसी के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? बना है भाई, बना है। मैंने कहा है कॉपी निकलवा लो भैया सब, आप लोगों को तो कॉपी देना पड़ेगा, प्रमाण के बिना आप मेरी बात मानेंगे नहीं। तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच हो। विजय शर्मा जी बहुत हल्के हल्के बात करना शुरू कर दिए हैं। पूरी जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया है। आम जनता जो ST SC के लोग हैं वो जाति प्रमाण पत्र जो बना है उसको वितरित नहीं कर रहे हैं, उसको रोक लगा देंगे। ये दरअसल जो आदिवासी है, अनुसूचित जाति विरोधी या पिछड़े वर्ग विरोधी ये सरकार है। 15 साल आपको मौका मिला था, एक व्यक्ति की जाति को आपने जांच नहीं कर पाया। तो वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से बीजेपी में आए फरार बीजेपी नेता अक्षय कांति बम को हाई कोर्ट से फिर राहत नहीं मिल सकी। शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई हुई, जो अब आगे बढ़ा दी गई है और नई तारीख 29 मई की तय की गई है। इधर एक अन्य कोर्ट में धारा 307 लगाने के खिलाफ अक्षय की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई अभी बाकी है। अगली खबर आपको कवर्धा हादसे से जुड़ी हुई बता दें, क्योंकि कवर्धा हादसे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कवर्धा हादसे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर प्रशासन 2 घंटे देरी से पहुंचा। उन्होंने ये भी कहा कि कुकदूर हॉस्पिटल में एक भी स्टाफ नहीं था जिससे घायलों का इलाज हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में 4 से 5 लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई है। अभी जो 19 लोगों की मौतें हुई, शर्मा जी को उसको बताना चाहिए
कि पूरा प्रशासन है उसकी सेवा में जुटा हुआ था। वहाँ घटना स्थल में कोई 2 घंटे बाद प्रशासन पहुंची वहाँ। उगदूर जो हॉस्पिटल है उसमें एक भी स्टाफ नहीं था, केवल एक डॉक्टर था। पहले तो 15 लोगों की मौत हुई थी घटना स्थल में। जो 4 लोगों की जो मौत हुई बाद में, 4-5 लोगों की, वो इलाज नहीं मिलने के कारण से। तो देखिए, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं जिसके नतीजे 4 जून को आने वाले हैं और इन नतीजों के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होना तय है। जी हां, 4 जून को चुनाव के परिणाम आने के बाद बहुत से बड़े अफसरों के तबादले हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के रिटायरमेंट से पहले कई जिलों के कलेक्टर के तबादले होंगे। मंत्रालय में भी प्रमुख सचिव और सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे। इसके साथ ही कई जिलों के एसपी पर भी लॉ एंड ऑर्डर काबू न करने पर गाज गिर सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी काम के आधार पर बहुत से अफसरों को इधर से उधर किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा सीएम सचिवालय ने अफसरों के कामकाज की समीक्षा भी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में 10 जिलों के कलेक्टर और 6 एसपी के तबादले किए जा सकते हैं और राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद 20 जिलों के एसपी का तबादला हुआ था। तो चुनाव अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 चरण के मतदान बाकी और इसके बाद प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अगली खबर इंदौर से है, जहां कुख्यात गैंगस्टर सतीश भाऊ ने फर्स्ट अखबार के प्रधान संपादक और इंदौर प्रेस क्लब के कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ पत्रकार अंकुर जायसवाल पर जानलेवा हमला किया है। सतीश भाऊ अपने खिलाफ खबर छापे जाने से नाराज थे। भाऊ ने जायसवाल को अपने गुर्गों के साथ मिलकर पिस्टल की बट से मारा और धमकाकर भाग गए। घायल हालत में जायसवाल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अफसर अस्पताल पहुंचे और जायसवाल का हाल चाल जाना। पुलिस ने इस मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है। और उसके साथ में अमित जादौन, कमल जादौन, शिबू जादौन और 10-12 लोग थे। उन्होंने मुझे रोका और कहा कि तू बहुत खबर छापता है अपने खुलासा फर्स्ट अखबार में। तो मैंने कहा कि कोई आपका घटनाक्रम होता है और कोई एफआईआर होती है तो रिपोर्टर खबर देता है तो छापना पड़ती है। आपसे मेरी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। मैं इसी बात पर वो बौखला गया और उसने मेरे साथ मारपीट सभी ने चालू कर दी। लाठ ठोसों से पिस्टल चाकू भी निकाल दिए। मैं गिरा और वापस जैसे तैसे उठा और बचने के लिए अंदर मुझे लोगों ने बचाया और मैं अंदर गार्डन के अंदर भागा और मेरी जान बची। इसके बाद सतीश बाबू बोलता गया कि आगे अगर खबर छापेगा तुझे जान से खत्म कर देंगे। कहीं न कहीं कुछ दोनों मामलों में हमारी बड़ी गंभीरता से जांच चल रही है। जो पुलिस का हमला हुआ उसमें अपराधी मोबाइल अर्जुन उसके पास है और गली उसको गिरफ्तार कर ली। और जो पत्रकार महोदय पे आप हमले की बात करते हैं उसमें हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। उसमें धाराएं जो उच्चतर धाराएं उनमें कार्रवाई की गई है और शीघ्र उसमें भी कार्रवाई। तो इंदौर के बाद आपको अगली बड़ी खबर अलीराजपुर से बता दें, जहां जोबट में चोरों ने लूट की है। धारदार हथियार और पत्थरों से महिला पर हमला किया। सोने चांदी की दुकान पर हमला किया गया और लूट के विरोध में सड़कों पर अब व्यापारी उतर गए हैं। नगर बंद का आह्वान किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जोबट में चोरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। धारदार हथियार और पत्थरों से हमला किया। सोने चांदी की दुकान पर एक महिला पर धारदार हथियार और पत्थरों से हमला किया गया और अब लूट के विरोध में सड़कों पर व्यापारी उतर गए हैं और नगर बंद का आह्वान किया गया है उनकी तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको अलीराजपुर जोबट से बता दें, जहां पर चोरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है और सोने की दुकान पर बैठी एक महिला पर धारदार हथियार और पत्थरों से हमला किया और अब इसके विरोध में सड़क पर व्यापारी उतर आए हैं और उन्होंने नगर बंद का आह्वान भी कर दिया है। हमने फुटेज बताया, पूरा प्रूफ बता रहे हम, उसके बाद में भी प्रशासन ढूंढ नहीं पा रहा। उनको जो जिस तरह से काम करना चाहिए वो काम हो नहीं रहा है। तो जनता में बहुत आक्रोश है और निश्चित ही मैं घेराव करवाऊंगी। मेरे कार्यकर्ताओं और मेरे सभी जनता से घेराव करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संजय वानी हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। मैं उनका रुख करूंगी। संजय, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अब जो व्यापारी हैं वो नाराज हैं और उन्होंने नगर बंद का आह्वान कर दिया है।
जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा अलीराजपुर के जोबट में 6 से ज्यादा नकाबपोश चोरों ने आज लूट की घटना को अंजाम दिया है, जहां नगर के बीचों बीच एक महिला से उनकी दुकान पर घुसकर बंदूकों की नोक पर तो धारदार हथियार के माध्यम से 15 लाख से ज्यादा की लूट को आज चोरों ने अंजाम दिया है। वहीं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से लगातार चोरी की घटनाएं जोबट नगर में बढ़ती नजर आ रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की नाकामी कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। लगातार एक के बाद एक बाइक चोरी की घटना, तो आज बड़ी घटना लूट को लेकर सामने आई है, जहां आज नगर में उस घटना को लेकर बिल्कुल बिल्कुल संजय, तो पुलिस की नाकामी की जो आप बात कर रहे हैं, यही वजह है कि व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है और वो सड़क पर उतर आए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। और अगली बड़ी खबर आपको सागर से बता दें, क्योंकि वहां पर विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी गेहूं को गीला करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। फूड इंस्पेक्टर के प्रतिवेदन पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। समिति प्रबंधन हेमंत तिवारी और कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक मिश्रा के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। सरकारी वेयरहाउस से वीडियो सामने आए थे और विस्तार न्यूज ने 18 मई को प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी और तस्वीरें और वीडियो भी आपको वहां की दिखाई थी विस्तार न्यूज ने। और अब हमारी इस खबर का असर हुआ है। सरकारी गेहूं को जिस तरह पाइप के माध्यम से पानी डालकर गीला किया जा रहा था, इस पर फूड इंस्पेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर में लिए चलते हैं और पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई वहां पर, और उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आई वो तस्वीरें आपको ये दिखा दें हम। नारायणपुर में हुई गोलीबारी में एक नक्सली को जवानों ने ढेर कर दिया और अब मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। सफल ऑपरेशन के बाद जवानों की ये तस्वीर निकलकर सामने आई, जो इंद्रावती नदी को पार करते हुए वो शव को, नक्सली के शव को लेकर वापस लौट रहे हैं। तो ये तस्वीरें नारायणपुर से आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा बलों के शौर्य की तस्वीरें, कि किस तरह पहले नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, 7 नक्सली मारे गए, लेकिन जब उनके शव को लेकर ये जवान लौट रहे थे तो नक्सलियों ने इन पर हमला कर दिया, फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से की गई और एक और नक्सली को ढेर कर दिया गया। मरने वाले नक्सलियों की संख्या 8 हो गई और इनको इंद्रावती नदी अब पार करके लेकर आया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के दौर में अब लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। बढ़ती गर्मी का असर अब बाजारों पर भी देखने को मिलने लगा है। जबलपुर में भी सब्जी के दामों में इजाफा देखा गया है। करीब करीब हर सब्जी के भाव में 5 से 10 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सब्जी व्यापारियों का मानना है कि गर्मियों का असर आने वाले दिनों में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी के चलते खेतों में होने वाली सब्जी के उत्पादन पर असर पड़ा है, जिसका अंदाजा आप सब्जी मार्केट में दाम से लगा सकते हैं। क्योंकि इस समय मैं मौजूद हूं जबलपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी निवाड़गंज सब्जी मंडी में, जहां पर सुबह से ही लोग सब्जियां लेने आते हैं, लेकिन गर्मी के चलते कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस समय सब्जी मंडी में भीड़ भी बहुत कम है। सबसे पहले हम व्यापारियों से बात करते हैं कि उनके नज़र में इस भीषण गर्मी का असर कितना सब्जी बाजार में देखने को मिल रहा है। 5-10 रुपए किलो की थोड़ा बहुत इजाफा है। पिछले सालों से तो लगभग आधे रेट है। नहीं तो पिछले साल 40-50 रुपए किलो टमाटर बिकता था, इस बार 20-25 रुपए किलो है लगभग। अगर पिछले साल से तुलना करें तो इस बार उत्पादन अच्छा होने की वजह से रेट उतने अधिक नहीं है। इस गर्मी का असर क्या पड़ेगा समय आने पर? समय आने पर गर्मी का असर तो पड़ेगा, लेकिन अब जो अपन देख रहे हैं 1 हफ्ते से काफ़ी गर्म पड़ रहा है, तो इस गर्म का असर अपन को 1 हफ्ते बाद सब्जियों में देखने मिल जाएगा। हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं। भाई साहब, सब्जी लेने आए हैं, कैसी गर्मी पड़ रही है इस बार? यहाँ तो बहुत भीषण गर्मी पड़ रही, जैसे इसका हिसाब नहीं, घर से निकलना पड़ता है कपड़े लगा के। बहुत भीषण गर्मी है और गर्मी के कारण सब मार्केट भी शून्य है। कोई व्यक्ति मतलब 12 से 5 बजे तक आप देखेंगे मार्केट ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू सा माहौल हो। तो देखिए, ये हमारे शहर के नागरिक हैं और जिस तरीके का असर भीषण गर्मी का बाजारों में देखने को मिल रहा है, उसका कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उत्पादन पर असर पड़ेगा। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये तय मान के चली कि अगर मौसम के यही हालात रहे तो आने वाले 15 दिनों में सब्जियों के दाम आसमान छूएंगे और रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।
तो मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों भीषण गर्मी के चलते लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। बढ़ती गर्मी का असर अब बाजारों पर भी देखने को मिलने लगा है और कवर्धा में भी सब्जी के दामों में महंगाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तो वहीं गर्मी के कारण बाजार में भी लोगों का निकलना कम हो गया है। सब्जी दुकानदारों का कहना है कि आने वाले समय में सब्जियों के दामों में और ज्यादा इजाफा होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं कवर्धा के सब्जी मार्केट में, जहां भीषण गर्मी के चलते लगातार सब्जियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सब्जियां रखी हुई हैं। वहीं आइए हम बात करते हैं कि किन किन सब्जियों के क्या क्या दाम अभी बढ़े हुए हैं। भैया आप बताएंगे कि किन किन सब्जियों के क्या क्या दाम बढ़े हुए हैं और क्या क्या अभी सब्जी कितनी महंगी है? खीरा 20 रुपए किलो है, भाटा 20 रुपए किलो है, टमाटर 30 रुपए किलो है, या 60 रुपए किलो, मुनगा करेला 40, पत्ता गोभी 20 रुपए 30 रुपए किलो। और भी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या सब्जियां हैं और किन सब्जियों के क्या क्या दाम और बढ़े हुए हैं। भैया बताएंगे कि क्या सब्जी आपके पास है और सब्जियों के क्या क्या दाम है अभी? करेला मुनगा 40 है, टमाटर 30 है, भाटा 20, कुंदरू 30, बरबट्टी 30, गोभी 40। तो इस प्रकार से सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं और भीषण गर्मी के चलते ये इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन सहयोगी के साथ हिमांशु सिंह ठाकुर, विस्तार न्यूज़, कवर्धा। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों की परेशानियां भी इसके साथ बढ़ती जा रही हैं। और भीषण गर्मी में जो खाने पीने का सामान है, खासकर जो सब्जियां हैं, वो भी महंगी होती गई हैं और इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालिए आज के मौसम के हाल पर।